हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हमने क्लास 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर ऑन इक्वालिटी जो समानता पर आधारित था, हमने उस चैप्टर को भी पढ़ लिया था और हमने जाना था कि समानता क्या होती है, समानता अस्तित्व में कैसे आई। संविधान में समानता के लिए आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक की जो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार दिया गया है। और उसके बाद फिर हमने संविधान के स्तर पर भी समानता जानी थी और व्यवहारिक स्तर पर भी समानता जानने की कोशिश करी थी कि व्यवहारिकता में क्या है। और हमने समानता के साथ साथ असमानता भी जानी थी कि असमानता कैसे फैलती है। हमने इसमें से दो मेजर चीज़ें देखी थी, एक जातिगत असमानता और एक रंग भेद जो है जातिगत असमानता से ही फैलती है, उससे ही उत्पन्न होती है और इसका फ़ायदा जो है टीवी वाले उठाते हैं, विज्ञापन वाले उठाते हैं। तो हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका आज का हमारा चैप्टर ये है। तो चलिए हम करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करे एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से ही संभव है। इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को देखेंगे और हम इसमें ये विचार करने की कोशिश करेंगे कि यह जो विषय है स्वास्थ्य का, वो सरकार के काम में किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। और हम जो है अगर इस कोलाज को देखें तो इस कोलाज के थ्रू हम हेल्थ को समझ सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन मिले तथा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। आपने गाँवों में देखा होगा कि वहाँ पर नलकूप लगे हुए होते हैं, हैंडपंप लगे हुए होते हैं। वहाँ पर लोग जब प्यासे होते हैं तो नलकूप के किनारे जाते हैं और वहाँ से पानी पीने लगते हैं। और वहीं पर आप बगल में देखेंगे कि गाय भैंसे भी आकर के वहीं पर पानी पीते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बीमारियां फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहीं पर ऑथर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोगों को पीने के लिए साफ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा है, हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अब हम सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी आईएएस की, अदर स्टेट पीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो हम क्या होते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि पास होंगे या फेल होंगे। तो हम तनाव में आ जाते हैं और हमारा मनोबल जो है गिर जाता है, हम आत्मविश्वास खो देते हैं। तो ये भी जो है हम इसे स्वास्थ्य के ही हिस्से के रूप में गिनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट इतना चुस्ती से काम करता है कि वो कई घंटों तक पढ़ाई करता है, कई दिनों तक पढ़ाई करता है, फिर कभी कभी इतना आलसी हो जाता है, सुस्त हो जाता है कि वो पढ़ाई ही नहीं करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे स्वास्थ्य के अंडर में ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अगर देखा भी जाए तो जीवन में कोई भी समस्या चिंता का कारण नहीं बन सकती है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता ही है। अगर समाधान नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, उसको सहना। तो उसे सह लो, फिर भी हमारे पास चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई समस्या है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ये है सिद्धांत। इसमें लिखा हुआ है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। ये डाटा पुराना है, आज की डेट में बात करें तो कम से कम हर वर्ष 20,000 डॉक्टर तो तैयार होते ही हैं। लेकिन व्यवहारिकता में क्या है
कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। तो इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर प्रशासन चाहे और या राजनीतिक लोग चाहें तो वो डॉक्टरों को ये कह सकते हैं कि अगर आप गांव ग्रामीण इलाकों में काम करें तो हम आपकी फीस बढ़ा देंगे, आपके रहने खाने का खर्चा हम उठा सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर राजनीतिक लोग दिखाएं और प्रशासनिक इच्छा शक्ति जागृत हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम शहरों के क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी संख्या ज़्यादा में डॉक्टर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे, सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कम से कम 20 से 50,000 तो हॉस्पिटल होंगे ही इंडिया के अंदर। लेकिन व्यावहारिकता में क्या है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो ये व्यवहारिकता के स्तर पर यह बात बताने की कोशिश की गई है। दूसरा सैद्धांतिक रूप में क्या है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हैं जो चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है, जैसे एम्स। अब व्यवहारिकता में क्या है, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस इत्यादि। दूसरा क्या है, सैद्धांतिक रूप से भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। व्यवहारिकता में क्या है, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण का शिकार रहते हैं। तो ये हमारे सामने व्यवहारिकता और सिद्धांतता ऑथर ने हमें काफी कुछ समझाने की कोशिश करी है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों में एम्स जैसी सुविधा उपलब्ध हो। ये आप शहरी क्षेत्रों में ही पाएंगे। तो अगर ये सारी सुविधाएं गांवों में पहुंचा दी जाए तो हो सकता है कि वहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हमें देखने को मिले रिपोर्ट। अब क्या है, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि। मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध कराने के लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हम सबको सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज करके मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन्हीं सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। अब क्या है, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इनके कारणों को भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये एक दिया गया है सरकारी अस्पताल का चित्र, जिसमें सरकारी अस्पताल के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि सरकारी अस्पतालों में नर्सेस के थ्रू ही इलाज करवाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर या तो होते ही नहीं, या तो होते हैं तो वो देखते नहीं। कभी कभी आपने ऐसी न्यूज़ भी देखी होगी कि कोई प्रेग्नेंट महिला अस्पताल गई और वो अपना बारी का इंतज़ार करते करते उसका प्रसव वहीं पर ही हो जाता है। तो ये सारी हमें जो सरकारी अस्पताल की जो खामियां हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। यहाँ पर सरकारी अस्पताल की बुराई नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको हम वास्तविकता बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में आपको जो भी लिखना है वो सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिकता को भी जोड़ के आपको दिखाना है कि व्यवहार में क्या है। और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट जब आप आईएएस बनोगे तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे इन सब चीज़ों में सुधार हो सके और इन खामियों को सुधारा जा सके, क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के थ्रू ही हम बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में।
तो ये हमारे सामने अस्पताल का चित्र है। अब यहीं पर एक कहानी दी है हमें ऑथर ने हाकिम शेख की। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम में चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था, दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या है, आपको सुविधाएं तो मुफ्त में ही मिलती हैं और आपका इलाज भी मुफ्त में होता है, लेकिन निजी अस्पतालों में क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, आपको एक मोटी रकम देनी होती है। आपको एक मोटी रकम देनी होती है अपने इलाज को करवाने के लिए। जब आप पैसा देंगे तभी आपका इलाज अच्छे से हो पाएगा। और वहाँ पर क्या है, फैसिलिटी भी होती है। सरकारी अस्पताल में जिन जांचों की रिपोर्ट्स के लिए आपको कई घंटों या कई महीनों का वेट करना पड़ता है, वहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सुविधाएं आपको तुरंत ही मिल जाती हैं। आपके 1 घंटे के भीतर सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं जांच की, तो आपको ये फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में अगर आपको किसी डॉक्टर ने कोई जांच लिखा तो एम्स में भी आपको टाइम दिया जाता है कि आपका 1 हफ्ते बाद आएगा टाइम या 1 महीने बाद टाइम आएगा। तब तक क्या होता है, मरीज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो दुनिया से ही विदा हो जाता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधा होती है कि वो आपकी जांच से लेकर जो भी चीज़ों की जरूरत होती है वो आपको तुरंत 1 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं और आपका इलाज कर देते हैं अच्छे से। लेकिन उसमें खामी क्या है कि आपको पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर पैसे से ही काम हो पाता है। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप अपना इलाज करवा पाएंगे, वरना नहीं करवा पाएंगे। तो अब गरीब वर्ग क्या करे? गरीब वर्ग के पास तो एक ही रास्ता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते। इसलिए उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए और अपना इलाज कराएं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो अपनी प्रशासनिक इच्छा शक्ति जगाए और वो सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं, जिससे गरीब इंसान भी अपना इलाज करवा सके। अगर कोई गरीब इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना चाहे तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता, या फिर उसे अपनी जमीन या प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है, जिससे वो अपने बच्चों का या किसी भी परिजन का इलाज करवा सके। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाओगे या प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओगे? मैं समझ सकता हूं आपका उत्तर होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फैसिलिटीज वहां पे अच्छी मिलती हैं। आपको वहां पर फैसिलिटीज अच्छी मिलती हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल ही लेके जाओगे और आपको पता है कि आपका जो मरीज है वो यहीं पर ही बच सकता है, कहीं और नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बात ही क्या। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। तो अब हम पहले देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला होती है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। वे केंद्र व राज्य आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों को देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट साफ अस्पताल होते हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में विभिन्न विशिष्ट सरकारी अस्पताल होते हैं जिनका जिक्र जो है हाकिम शेख की कहानी में हुआ। तो अब क्या है, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों में सार्वजनिक कहा जाता है। बात उठता है कि हम इन सेवाओं को सार्वजनिक सेवा क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर ऑथर में रीजन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो सरकार को टैक्स के रूप में हम देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए होती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क
या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पेचिश, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना, और इस व्यवस्था को सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से ये सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। टैक्स से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है और वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। समझे? तो अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर जो व्यवस्था होती है स्वास्थ्य व्यवस्था जो होती है वो सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा ये सेवाएं असफल हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित होने न दें। अब हम यहाँ पर आपने कभी कभी टेलीविजन में ऐड देखे होंगे, वहाँ पे एक टायर होता है और उसमें पानी भरा होता है और उसमें मच्छर होते हैं, कूलर होता है उसमें पानी भरा होता है। उसमें ऐड में दिखाते हैं कि आप अपनी छतों पर, अपने कूलर में, अपने घर में कोई खाली टायर में पानी ना भर रहने दीजिए ताकि मच्छर ना पनपने पाए, मच्छर पनपेंगे तो डेंगू जैसी समस्या होगी। तो ये सारे अभियान जो होते हैं सरकार के द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए चलाए जाते हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देते एक डॉक्टर। यहाँ पर दवाइयाँ जो है मुफ्त में दी जा रही है मरीज को। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि हाकिम शेख की कहानी को आपने पढ़ा और उसमें जाना कि उसे जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है एक सरकारी अस्पताल का, जिसमें अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत यूनिसेफ के अनुसार हर साल 20 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आसपास कितनी गंदगी है और यहाँ पर बच्चे को ड्रिप चलाई जा रही है और यहाँ पर उसकी माँ बैठी हुई है। तो आप सरकारी हॉस्पिटल्स की दिक्कतें देख सकते हैं। लेकिन यूनिसेफ ने रिपोर्ट किया दिया है कि भारत में 20 लाख बच्चे ऐसे हैं, वे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव, यानी कि ऐसे उन बच्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन सरकारी अस्पताल में सुविधाएं न हो पाने के कारण और डॉक्टरों की कमी के कारण वे बच्चे नहीं बच पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसने हमें ये चीज़ बताई है और ऑथर ने इसे इस चैप्टर में सम्मिलित किया है। अब अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली इस मामले में बेस्ट है। दिल्ली में क्या है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट रोड पर हो जाता है तो आपको कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती करा दे, चाहे जितना बड़े से बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो, वहां पर आपको भर्ती करा दिया जाएगा और आपका जो इलाज कराया जाएगा उसका सारा खर्चा जो है वो दिल्ली सरकार वहन करेगी, उसका भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। तो इसी तरह राज्यों को भी अपने अपने राज्यों में ये इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और इस तरह की सुविधाएं देना चाहिए ताकि लोगों की मृत्यु ना हो। और दिल्ली में देखा जाए तो एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या काफ़ी कम हुई है। तो ये है दिल्ली की जागरूकता का पहल। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल्स की, निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती
जाती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन इत्यादि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये दवाइयां महंगी होती हैं क्योंकि ये बाहर से ही लिखी जाती हैं, डॉक्टर बाहर से लिखता है, तो आप मेडिकल स्टोर से लोगे तो ये दवाइयां आपको महंगी पड़ती हैं। इसी तरह से आपकी जांचें हैं वो भी महंगी पड़ जाती हैं। तो यह है प्राइवेट संस्था के बारे में। ये देखिए दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा। तो ये देखिए कमरा कितना साफ है, टाइल्स भी कितना साफ है, साफ सफाई के साथ जहां पर काम किया जा रहा है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों की सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, यानी बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवा को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवा की दुकानें देखी जा सकती हैं। आपने तो देखा होगा हर शहर में कि कैसे दवाओं की दुकानें आपको हर जगह मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? आ गया ना फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर, इक्वालिटी। यहां पर हमारे सामने ये सवाल उत्पन्न होता है, ये खड़ा होता है प्रश्न कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए उपलब्ध है, क्या उनमें समानता देखने को मिलती है? तो हम इस सवाल के जवाब को देखते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवा तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्य निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयां महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं और इसीलिए उनके परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्रायः देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयां, इंजेक्शन व सलाइन बॉटल आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवा या गोली से भी पर्याप्त हो सकती है और उनसे काम हो सकता है। ये देखिए मलेरिया उन्मूलन चल चिकित्सालय दल है। अब यह है कि तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। अब देखिए इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अब सोचिए अगर आप एक आईएएस बनेंगे, अगर आपको ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति देखने को मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस क्षेत्र में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि वहां पर जब भी कोई पेशेंट्स या गर्भवती महिला हो तो उसको वहां से उसको पैदल ना चलना पड़े और उस एम्बुलेंस से पास के सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में जा सके। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना भी अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के लिए बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। तो ये देखिए असमानता हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि अमीर लोग जो होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं वो तो इलाज कराने में सक्षम है, लेकिन जो पुअर पीपल हैं वो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से हमें असमानता देखने को मिल जाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी समानता देखने को हमें नहीं मिलती है। वो सिर्फ संविधान में लिख दिया गया है लेकिन हम समानता को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना चाहिए और ये आवश्यक है और ऐसा करना पॉसिबल भी है। अब हम यहाँ पर
ऑथर ने हमें केरल का एक अनुभव दिया है, केरल का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। अब यहाँ पर आता है रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज का यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो केरल सरकार ने क्या किया कि उसने अपने पूरे राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया और पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों का विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की सुविधा की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य और शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो अगर हम देखें तो ये सही बात है कि किसी भी देश की ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उस देश के नागरिक कितने स्वस्थ हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर भी, ग्रामीण स्तर पर भी और शहरी स्तर पर भी। तो ये कोस्टारिका से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे वहां पर जागरूकता फैली और उन्होंने अपना जो पैसा था वो सेना पर खर्च ना करके उसे लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा पर खर्च किया और उनके आहार पर खर्च किया। अब यहाँ पर शब्द संकलन है, हम कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सार्वजनिक क्या होता है? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। उसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाए। चिकित्सा पर्यटक क्या होता है? ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से वहां आते हैं और जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। संचारणीय बीमारियां क्या होती हैं? ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। ओपीडी क्या होता है? यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में ले जाया जाता है। ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये था हमारा रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर। अब हमारा अगला चैप्टर है कि राज्य शासन कैसे काम करता है। तो पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, यानी क्लास 6 के एनसीईआरटी में स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था, यानी लोकल गवर्नमेंट के बारे में जाना था। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें 2 बच्चियां हैं, वो बात कर रही हैं कि देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरा, कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए, नदी, नाले और तालाब सूख गए और बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। तीसरा, जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों में अटा पड़ा है। इसमें बड़ी संख्या में हैजा से पीड़ित बच्चे हैं।
उसके बाद चौथी कटिंग क्या है, टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है और उसी दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन। अचानक एक पुलिस वाली आती है, वहां पर रैली निकल रही होती है जिसमें ये लड़की पूछती है कि रैली के कारण यह सड़क बंद है, रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है, सच? तो लड़कियां कहती है लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? तो पुलिस वाली कहती है कि ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है और हम यहाँ मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं, हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? मैं इन्हें टीवी पर भी देखा, ये विरोधी दल के नेता हैं। तो आपने यहाँ पर 3 चीजें देखी। पहली चीज देखी कि जनता की भागीदारी, दूसरी चीज देखी पुलिस की भागीदारी और चौथी चीज देखी विधायक। अब हम बात करते हैं कि विधायक क्या होता है। तो विधायक, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, यानी इन्हें एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचक क्षेत्रों में बटा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए ये मानचित्र आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत कैसे निर्वाचक क्षेत्रों में बटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है और विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। अब हम बात करते हैं जो लोग विधायक होते हुए मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और उन सबको विरोधी पक्ष वाला, और जो हारे हुए होते हैं उन्हें को विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस एग्जाम्पल में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता को चुनाव करते हैं और जो मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। तो विधानसभा में ये बहस है, ये आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये विधानसभा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कैसे वहां पर विधेयक होता है। यहाँ पर एक स्पीकर होता है और ये लोग जो है अपना अपना निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताते हैं और क्या विकास किया इसके बारे में बताते हैं। तो सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्यवाही कर रहे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और सेवाओं से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुखिया होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाती हैं। विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुखिया बनाया जाता है। शासन की कार्यप्रणाली क्या होती है? विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य की प्रेस वार्ता होती है। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि कई संख्या में आए हुए होते हैं। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित होते हैं। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की भी कमी है। तो मुख्यमंत्री देखिए आपको क्या करते हैं, वायदा करते हैं। कोई भी गंभीर समस्या आ जाती है तो वो वायदा करते हैं, जैसे कि बाढ़ आती है तो फिर जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का वो जो क्षतिग्रस्त परिवार होते हैं उनको सुविधाएं प्रदान करता है और उनको जो है मुआवजा भी देता है। तो एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाती है जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करती है और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देती है ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। और वे लोग जो सत्ता में है जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें
समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है और वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित कराना और डिबेट करवाना, जैसा कि आप न्यूज चैनल में देखते हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधायिका द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। संसद के बारे में हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ मंत्री बनाए जाते हैं। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के होते हैं, समझे। तो लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ शब्द संकलन की। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत, इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह की आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूहों को बताएंगे। तो ये हमारा एनसीईआरटी का, हम एनसीईआरटी में क्या है, प्रत्येक चैप्टर का जो है, हर चैप्टर का हम ओवरव्यू ले रहे हैं, समरी के रूप में हम इसे समझ रहे हैं। समरी के रूप में हम इसे समझते हुए व्यवहारिकता और सिद्धांत के स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें वैसे भी एम लक्ष्मीकांत में डिटेलिंग करनी ही है। तो हम यहाँ पर सिर्फ समरी और ओवरव्यू ले रहे हैं हर चैप्टर का। तो इसी बेसिस पे हम अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। इसी के साथ मैं पुष्पेंद्र यादव आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है जेंडर इक्वालिटी। तो हम बात करेंगे लड़के लड़कियों कैसे बनते हैं और कैसे उनमें भेदभाव होता है। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।